टॉपिक है वो हमें क्वेश्चन 2B गणित भाग 2 में जो क्वेश्चन 2B है उसके विषय में समीक्षा करना है। हम तो प्रश्न पत्र ये जो है ये मार्च 2020 का ये हल करेंगे और जो सप्लीमेंट का पेपर है वो भी हल करेंगे, दोनों पेपर हल करेंगे और पूरी तरह से समझेंगे। उसके पहले कुछ जो बातें हैं आपको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2B में आपको 4 प्रश्न हल करना पड़ेगा और ऑप्शन आपको 5 दिए रहेंगे। मतलब कोई 4 हल कीजिए और आपको टोटल दिए रहेंगे 5। मतलब ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। 5 में से आपको 4 हल करना पड़ता है और ये 2-2 मार्क के 2-2 अंक के प्रश्न होते हैं और यह प्रश्न बहुत आसान होते हैं, इसीलिए इसमें ऑप्शन ज्यादा नहीं दिए गए। नहीं तो बहुत से क्वेश्चनों में 7 प्रश्न दिए रहते, उसमें से कहा जाता 7 में से 5 हल कीजिए, 7 में से 4 हल कीजिए, लेकिन इसमें सिर्फ 5 दिए होंगे और 5 में से आपको 4 को हल करना पड़ेगा और एकदम आसान विधि से 2 मार्क के आधा आधा मार्क का एक एक स्टेप होता है, बहुत आसानी से आप उसको हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट टाइम हमने जो 11 तारीख को मेरा लेक्चर हुआ था उसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था उसका क्वेश्चन भी इसके अंदर रिपीट करके 2 मार्क के बना के कभी कभी दिया जाता है, तो आपको उसकी भी मदद मिलेंगी। और कुछ जो सूत्र है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय और बाकी मध्य बिंदु का प्रमेय, सर्वांग समता का, समरूप त्रिभुज का प्रमेय, ये सब चीजें कुछ जो बेसिक है मैंने आपको लिखवाया था 11 तारीख को, तो उसको आपको याद करेंगे अगर आप, तो आपको ये क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी होगी, जिसमें आपको आसानी से मार्क कवर हो सकते हैं। और यह क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में गिना जाता है पेपर में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शनल है, आपको ABC टिक करना, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन नंबर 2B ये मार्क स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन पहले मिलता होगा आपको जो लास्ट 7वें चैप्टर का है, मेंसुरेशन मतलब महत्वापन, लेकिन वो चैप्टर अभी क्योंकि लॉकडाउन था और ये सब था तो वो चैप्टर पूरा 7वां कट कर दिया गया है, तो इसलिए आपको अब ये इसमें पूरे 8 मार्क आसानी से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि वही चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ऐसा आता था जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा सूत्र याद करना पड़ता था और हो सकता किसी भी प्रकार का गोले का सूत्र कुछ भी पूछा जाता उसके अंदर, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो। लेकिन अब वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, अभी ये साल के लिए आगे रहेगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन पूरी आसानी से पूरे चारों आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के। मार्च 2020 का प्रश्न पत्र है, उसके मैंने जो क्वेश्चन निकाले हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको आकृति दिख रही है, त्रिभुज PQR में NM समांतर RQ, देखो आकृति PQR दिया हुआ है त्रिभुज, इसमें जो NM है ये किसके समांतर है, RQ के समांतर दिया हुआ है और मान भी दिया है। PM बराबर 15 दिया हुआ है, MQ बराबर 10 दिया हुआ है, NR बराबर 8 दिया है। तो आपको PN का मान ज्ञात करना है। अब PN का मान ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको पहले कहा, आपको इसके अंदर जब दो चीजें समांतर दी हुई है, देखिए NM समांतर, आपको दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर हमें समानुपात का प्रमेय लगता है। जैसे ही आपको ये आकृति दिखी आपको फटाक से याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पे समानुपात का प्रमेय हमको लगाकर गणित हल करना है। और अगर आपको समानुपात का प्रमेय याद है, आप समझ चुके हो, तो यह गणित एकदम आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ मान रखना है, सूत्र डाल के मान रखना, आसान विधि, ज्यादा आपको चलो बहुत ज्यादा प्लस माइनस गुणा भाग बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज PRQ में NM समांतर RQ जो दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें समानुपात का प्रमेय लगाएंगे। देखो समानुपात का प्रमेय इसमें कैसा लगेगा, देखो ये आकृति में बड़ी कर रहा हूं, तो PN बटे NR बराबर PM बटे MQ। देखो PN बटे NR बराबर PM बटे MQ, ये कौन सा प्रमेय है, समानुपात का प्रमेय। अब देखो अगर आप ये समानुपात का प्रमेय लिखते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ आधा मार्क उसके ऊपर मिलता है, क्योंकि आपने प्रमेय के बारे में लिखा है, समानुपात का जो है प्रमेय के बारे में आपने लिखा है, यहाँ पर आपको आधा मार्क मिलता है। इसके बाद आपको मान रखना है, मान दिया हुआ है,
Pn बटे NR बराबर PM बटे M2। Pn का मान आपको निकालना है, इसलिए Pn जैसा कि वैसा रहेगा। NR का मान कितना दिया हुआ है 8, आपको 8 रखना है, देखिए 8 रखा हुआ है, बराबर 15। PM कितना दिया हुआ है 15 बटे MQ कितना हो गया हुआ है 10। अब देखिए हमने मान रख, देखिए आपको आधा मार्क मिलेगा सूत्र लगाने पे, समानुपात का प्रमेय जो आपने लिखे उसके ऊपर आधा मार्क मान रखने पे। याद कीजिए, अगर मान लो आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप कम से कम मान रख दिया करो, मान रखने पर भी आपको आधा मार्क मिलता है। गणित विषय की यही विशेषता रहती है कि आपको हर एक स्टेप पे मार्क मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने आगे पूरा हल नहीं किया, सर मुझे आंसर नहीं निकल पाया मेरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जहां तक किया है वहां तक आपको मार्किंग होगी और आप पास होने में सफल होंगे। इसीलिए कभी भी अगर आपको डाउट है, फिर भी स्टेप जरूर लिख के रखो, मान लिख के रखो, सूत्र लिख के रखो। मान के आगे आप कट नहीं कर पा रहे, मत करो कट, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मान रखो, ठीक है। आपने यहाँ पे मान रखा Pn बटे 8 बराबर 15 बटे 10। अब इसके अंदर देखो 15 बटे 10 है, तो 15 बटे 10 को 5 से हम काट देंगे, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, इसलिए कितना आ गया 3 बटे 2। Pn बटे 8 बराबर 3 बटे 2। अब इसके अंदर हम तिर्यक करेंगे, इसके अंदर देखो दोनों पक्षांतर करेंगे, तो Pn गुना 2, आपको पता जब भी बीच में बराबर का निशान रहता है दोनों पक्ष इधर उधर आ जाएंगे, तभी हम Pn का मान निकाल पाएंगे, वो आप बहुत पहले से देख रहे हैं। Pn इंटू 2 या 2Pn बराबर 8 गुना 3। अब 8 गुना 3 मतलब 8 तिया 24, ठीक है। 2 Pn बराबर 24। अब Pn बराबर 2 यहाँ पे गुना है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, मतलब Pn बराबर 24 बटे 2। इसीलिए 24 बटे 2 तो कितने बार जाएगा उत्तर 12, 12 दूनी 24, इसलिए Pn का मान कितना आ गया 12 इकाई। देखो यहाँ पे आपको आपने समानुपात का प्रमेय लिखे आधा मार्क मिला, उसके बाद मान रखे आधा मार्क मिला, उसके बाद आप Pn तक हल कर कर लेकर आइए। देखिए बीच की 2 से 3 स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक करेंगे तब आधा मार्क मिलता है, मतलब यहाँ पे देखा जाएगा कि आप गणित हल कर पा रहे हो या नहीं। फिर आपको Pn बराबर 12, जब लास्ट में जो उत्तर हम लिखते हैं उस पे आधा मार्क। देखिए यहाँ पर हमारा ये पहला गणित हल होता है, देख लीजिए बहुत आसान विधि है और बहुत आसानी से, और ये अभी मार्च 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगी कि भाई इस तरह से प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, क्या हम हल कर सकते हैं। तो आज हम वही हल करने वाले, पेपर ही हल करने वाले हैं, और पिछले साल का ही पेपर, करंट का पेपर, ज्यादा पीछे वाला पेपर, अभी जस्ट मार्च 2020 का पेपर हल करेंगे, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी आकृति आप देख रहे हो, अभी आकृति देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें किस सूत्र का इस्तेमाल करना है। त्रिभुज MNP, देखिए त्रिभुज MNP दिया हुआ है, इसमें कोण MNP बराबर 90 अंश, देखिए 90 अंश का निशान है। रेख NQ लंब रेख MP, देखिए ये रेख लंब दी हुई है MP पर, और MQ का मान दिया है 9, QP का मान दिया है 4, और आपको निकालना है NQ का मान। पहले हम गणित समझ लेंगे, क्योंकि आप जब तक गणित एकदम ढाई नहीं करना गणित समझने में, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं गणित समझने में गलती कर लेते हैं और ढाई में चलो समय हो रहा फटाक से लिखने। 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट आप दे सकते हैं गणित के लिए, 30 सेकंड भी दे दिए तो भी आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मान निकालना है किसका, NQ का। अब यहाँ पर देखिए फिर मैंने आपको कहा था कि आपको सूत्र ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, ज्यामितीय माध्य का जो प्रमेय है आपको याद होना चाहिए। वो प्रमेय किस प्रकार से लगाया जाता है आकृति में, ये याद होना चाहिए। फिर गणित एकदम आसान हो जाता है। देखिए जो गणित है ये सब सूत्रों का खेल है, आप सूत्र लगाते जाइए, गणित हल करते जाइए, पूरे आउट ऑफ 8 मार्क ले लीजिए, 40 में भी 40 मार्क ले लीजिए, क्योंकि आपको सूत्र ही याद करना है। बाकी विषय जैसा नहीं, इसमें आपको सूत्र याद करना है कि मत रखना है, सूत्र याद करना है। इसलिए
आपको मैं अभी भी सलाह दे रहा हूँ, अपने घर पे एक बड़े पेज पे जितने सूत्र है गणित भाग 2, गणित भाग 1 के जो इम्पोर्टेंट मैंने लिखवाया हूँ लास्ट, आप बड़े पेज पे लिख लीजिए। जब भी हमको समय मिला हम उसको पढ़ना चाहिए, आपके नजरों से गुजरना चाहिए। देखिए अब हम यहाँ पे ज्यामितीय माध्य का सूत्र लगाएंगे। समकोण त्रिभुज एम एन पी में एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक 90 अंश का, रेख एन क्यू, लंब रेख एम पी। देखो एन क्यू किस पर लंब दिया है, एम पी पे। और जब भी कोई रेख दूसरी रेख पर ऐसी लंब त्रिभुज में दिया जाता है तब वहां पे ज्यामितीय माध्य का सूत्र लगता है। ज्यामितीय माध्य का सूत्र क्या कहता है, देख लो, मैं आकृति के साथ बता रहा हूँ। एन क्यू, देखिए जो लंब रेखा है ना एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू इंटू क्यू पी। ध्यान रखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे यह गलती करते हैं, एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू इंटू एम पी कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। इसको दो भागों में आपको विभाजित करके सूत्र बनाना है। एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू इंटू क्यू पी, ये हो गया ज्यामितीय माध्य का सूत्र। देखिए लिखा है यहाँ पे, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, देखो एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू इंटू क्यू पी, ये हो गया ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। अब हम इसमें कीमत रखेंगे। सीधी बात है, अगर आपको सूत्र पता है तो आपको सूत्र में एक चीज ही ऐसी छुट्टी रहेगी जो नहीं मिलेगी, बाकी सब आपको मान मिलेगा। अब देखो एन क्यू आपको निकालना है तो एन क्यू का वर्ग जैसा कि वैसा रहेगा। उसके बाद एम क्यू का मान कितना दिया है, 9, तो एन क्यू की जगह हम कितना लिखेंगे, 9। उसके बाद क्यूपी का मान कितना दिया है, 4, तो इसलिए हम क्यूपी की जगह कितना लिखेंगे, 4। इसलिए एन क्यू का वर्ग बराबर एम क्यू इंटू क्यूपी बराबर 4, 9 इंटू 4, और 9 इंटू 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, एन क्यू वर्ग बराबर 36। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे एन क्यू का वर्ग है और इधर 36 है। आपको क्या करना है, आपको वर्गमूल लेना है, क्योंकि हमको एन क्यू का मान निकालना है, ना कि एन क्यू वर्ग का। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, हम यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा, एन क्यू वर्ग के जगह पे एन क्यू, और 36 का हम वर्गमूल लेंगे तो 36 का कितना आ जाएगा आंसर, 6, कहीं से 36। आपको 1 से लेके 20 तक लगभग बाय हार्ट होना चाहिए वर्गमूल, अगर 4, 16, 6, 36 सब आपको कंटिन्यू लगभग एक बार एक पेज पे आप लिख लीजिए, आपको समय पे निकालने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे एन क्यू बराबर 6 इकाई, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। देखिए यहाँ पे आपको कैसी मार्किंग, सभी को आधा 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 मार्किंग होके आपको पूरा 2 मार्क मिल रहा है। देख लीजिए एक बार, देखिए आपने पहले ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लिखा, आधा मार्क मिला। आपने प्रमेय लिखा क्योंकि आपने याद किया वो प्रमेय का नाम भी लिखे आपने, आपको आधा मार्क मिलना है। उसके बाद आपने मान रखा, आधा मार्क मिला आपको। उसके बाद मान रखने के बाद आपने उसको हल किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मान रखा और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो बीच की स्टेप कहाँ गई, तो बीच की स्टेप पर आधा मार्क रहता। आपने कुछ कैलकुलेशन किया, आपने कुछ गुणा किया, आपने कुछ भाग किया, जो भी किया तो उसमें आपको आधा मार्क मिलता। और लास्ट में आंसर एन क्यू बराबर 6 इकाई, वहां पर भी आपको मिलता है आधा मार्क। इस प्रकार से देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मार्च 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको लग रहा होगा कि अगर आएगा तो आप जरूर हल कर पाओगे, क्योंकि तो क्वेश्चन बदलते हैं, अंक संख्या बदलेगी, बाकी कुछ नहीं। तो ज्यामितीय माध्य का प्रमेय वही रहने वाला है, समानुपात का प्रमेय वही रहने वाला है, आपको सिर्फ इसमें हल करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक सेकंड देख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आकृति, आकृति में बिंदु एम वृत्त का केंद्र। देखो एक आकृति दी है, उसमें वृत्त है, उसमें स्पर्श रेखा है, उसमें एक छेदन रेखा भी है और एक त्रिज्या भी है, ध्यान दीजिए, और एक त्रिभुज बना हुआ है।
आपको आकृति समझना चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप देखिए। आकृति में बिंदु एम वृत्त का केंद्र है, देखिए एम केंद्र है, और रेख के एल स्पर्श रेखाखंड के एल, देखिए जो के एल है यहाँ पे एल बिंदु भी स्पर्श कर रही है, ये हो गई स्पर्श रेखाखंड। यदि एम के बराबर 12, देखो एम के का मान कितना दिया हुआ है 12, तो आपको, और के एल का मान कितना दिया हुआ है 6 करनी में 3, दो मान दिए हुए हैं, एम के बराबर 12, के एल बराबर 6 करनी में 3। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पूछा नहीं गया है कि ये निकालिए, आपको बोला गया है कि आप वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या किसको कहते हैं। अगर आपको यही पता नहीं कि त्रिज्या किसको कहते हैं, तो आप सोचेंगे हमको क्या निकालना है। इसलिए देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसके अंदर एम एल, वृत्त की त्रिज्या क्या है एम एल। केंद्र से देखो एम केंद्र है ना, केंद्र से यहाँ पे देखो एल पे जो टच हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है त्रिज्या, मतलब आपको एम एल निकालना है। यह हो गया गणित, आप समझ चुके। अब हमको गणित को हल करेंगे। अब सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी स्पर्श रेखाखंड यहाँ पे कोई होता है, स्पर्श बिंदु, केंद्र से वहां पर 90 अंश का कोण जाता है। स्पर्श रेखा प्रमेय के अनुसार कोई भी वृत्त, मान लीजिए एक वृत्त लेते हो आप, और एक उस वृत्त के बाजू में आप एक रेख खींचिए स्केल से वृत्त के ऊपर चिपक के एकदम, और वहां से आप केंद्र पे रेखा खींचेंगे तो वहां पे सिर्फ 90 अंश का कोण ही बनता है। ये स्पर्श रेखा प्रमेय है। इसीलिए कोण एम एल के बराबर 90 अंश, कोण एम एल के बराबर 90 अंश होगा स्पर्श रेखा प्रमेय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से ही शुरुआत हो रही है। ये चीज अगर आपको पता है तभी गणित आगे बढ़ेगा, नहीं तो गणित यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श जो बिंदु है वहां पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। जब भी हम चाहे त्रिभुज किधर भी घुमा दो, मान लो इधर हो जाएगा, फिर भी वो एल के जगह पे 90 अंश का कोण ही बनेगा, क्योंकि वहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, स्पर्श रेखा प्रमेय से। अब क्या हो गया, एक कोण हो गया 90 अंश का, सीधी बात है। अब 90 अंश का कोण हो गया मतलब इसका कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, एम एल के 90 अंश का, इसलिए समकोण त्रिभुज एम एल के में। अब आपको बहुत पुराना और बहुत हमेशा याद रखने वाला सूत्र हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। आपको दो भुजा दी है, 90 अंश का कोण है, तो आपको सीधा पाइथागोरस का प्रमेय लगाते आना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही चीज की कमी थी इसके अंदर कि आपको कहीं कोई कोण नहीं दिख रहा था। अरे हमको दो भुजा दिख रही है, हम तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। अभी अभी आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया, आपके लिए गणित आसान हो गया, क्योंकि आपको एक कोण 90 अंश का मिल गया है। कोण एम एल के आपको 90 अंश का मिल गया। कोण एम एल के 90 अंश का मिलने के बाद क्या हो गया, अब आप इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज एम एल के में पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार इसको आधा मार्क मिले। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। ये 8वीं से आप पढ़ रहे हो, आपको इसी प्रकार इसको तो याद करने की भी मेरे ख्याल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 8वीं 7वीं से ये चीजें पढ़ रहे हैं। जहाँ भी 90 अंश का कोण रहेगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज एम एल के में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। एम के का वर्ग 90 अंश के सामने का है ना, क्योंकि एल के पास 90 अंश बनाए थे, कर्ण क्या होगा एम के का वर्ग बराबर एम एल का वर्ग धन एल के का वर्ग। देखो कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। अभी आपको देखो तीनों भुजा लिख लिया आपने, दो भुजा का मान आपको पता है, आपको मान रखना है। अब हम मान रखेंगे एम के कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको ये मेथड एक एक चीज देखना है। देखो एम के कितना दिया हुआ है 12, मतलब 12 का वर्ग बराबर एम एल कितना दिया हुआ है, एम एल हमको निकालना है। 12 का वर्ग बराबर एम एल का वर्ग धन एल के कितना दिया 6 करनी में 3, इसलिए एल के जगह पे क्या लिखेंगे 6 करनी में 3 का वर्ग। अब यहाँ पे क्या किया हमने, मान रखे, क्या रखे हमने मान रखे। यहाँ पर भी आपको आधा मार्क मिलेगा। देखिए मैंने बताया था आपको आधा मार्क प्रमेय लिखने पे सूत्र जो लिखते वो
आधा मार्क उसमें मान रखने। अब हम इसको हल करेंगे। अब देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144 बराबर ml का वर्ग धन 6 का वर्ग कितना होता है 36 और करनी में 3 का वर्ग मतलब करनी में 3 गुना करनी में 3 मतलब करनी के बाहर आ जाता 3 मतलब सिर्फ डायरेक्ट 3 मतलब 36 गुना 3। अब फिर हम नीचे एक स्टेप और देखें 144 बराबर ml का वर्ग धन 36 गुना 3 36 गुना 3 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 108। फिर हम नीचे हल करेंगे। अब ml हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ हमने गणित हल कर दिया, इससे ज्यादा हल होने वाला नहीं है, इसलिए हम निकालेंगे ml का वर्ग बराबर ये 108 इधर जाके क्या हो जाएगा ऋण, इसको पक्षांतर करेंगे इधर धन है तो उधर जाके हो जाएगा वो ऋण, इसलिए ml का वर्ग बराबर 144 माइनस 108। ml का वर्ग बराबर 144 में से 108 को घटाना है, 144 से का गणना पे आता है आंसर हमारा 36। अब ml का वर्ग बराबर 36 तो हम क्या करेंगे, आप हमको ml का मान निकालना है, इसलिए क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, इसलिए क्या करेंगे हम ml वर्ग के और बराबर 36 हम इसमें वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पे ml वर्ग की जगह पर आ जाएगा ml और 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, इसलिए हमारे देखो ml कितना आ गया 6। लास्ट में हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 इकाई, देखो लास्ट में हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 इकाई। देखिए मार्किंग कैसा दिया गया है, आधा मार्क आपको दिया गया है प्रमेय पे, आधा मार्क आपको दिया है मान रखने पर, आधा मार्क दिया है आपको हल किया आपने 36 तक लाया उसके ऊपर, और आधा मार्क आपको दिया है लास्ट के उत्तर पर। देख लीजिए एक बार 1 मिनट के लिए मार्किंग देख लीजिए कैसा मार्किंग होता है। ये क्वेश्चन पेपर इस तरह से ही बोर्ड में चेक किए जाते हैं, उसी तरह से मार्किंग दी जाती है, इसलिए आपको स्टेप लिखना बहुत जरूरी है और ध्यान से लिखना है, ठीक है। एक मिनट देख लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट गणित की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है चलिए अभी आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब चौथा गणित देखिए। अब इसमें भी आपको मध्य बिंदु का जो है सूत्र, मध्य बिंदु के सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी मिला था और क्वेश्चन नंबर 2B में भी आपको मिलेगा ही, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा हर बार पेपर में एक नए क्वेश्चन जरूर मिलता है। एक मध्य बिंदु, एक हो गया रेखा का ढाल, ये लगभग आपको मिलना ही है, 4 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन मिलना ही है। ध्यान दीजिए 20, 22 और 20 और 0, 16 इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको 2 बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आपको नाम भी दिया जा सकता, a बराबर 22, 20, b बराबर 0, 16, कोई बात नहीं, अगर नाम दिया रहा है तो भी ठीक, नहीं दिया रहा तो भी ठीक, आपको सूत्र के ऊपर मार्क मिलने वाले। आपको क्या करना है, इसके अंदर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 में लिख लेंगे। x1 y1 में कैसा लिखेंगे, देखिए 22 और 20 जो पहले दिया है उसके अंदर 22 बराबर x1, 20 बराबर y1। आपको जब भी कोई बिंदु दे रहा ध्यान दीजिए x1 y1, x2 y2, इस जो ऑर्डर में लिखिए। थोड़ा अगर आप इधर उधर कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगा आगे हल करने में। आपको पता होना चाहिए कि x1 बराबर क्या है, y1 बराबर क्या है, x2 बराबर क्या है और y2 बराबर क्या है, इसलिए हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे 22, 20, 22 बराबर x1, 22 के नीचे x1, 20 बराबर y1। और दूसरा कौन सा दिया है बिंदु 0 और 16, 0 बराबर x2 और 16 बराबर y2, हमने ये मान लिख लिए। ठीक है चलिए, माना मध्य बिंदु के निर्देशांक x y है। अब हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो हमको तो उसको कहीं ना कहीं मान रखना पड़ेगा, इससे हमने माना
माना मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y है। अब हम सूत्र लगाएंगे मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है? मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, एकदम आसान सूत्र है। देखिए x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है x वाला निर्देशांक निकालने के लिए। अब इसके अंदर कीमत रख देना, एकदम आसान है। देखिए x1 का मान दिया है 22 और x2 का मान कितना दिया है 0। 22 धन 0 बटे 2। अब 22 धन 0 बटे 2 मतलब 22 बटे 2। 22 बटे 2। अब 2 को 22 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 11 बार। 11 दूनी 22, इसलिए x बराबर 11। मतलब हमने जो मध्य बिंदु का निर्देशांक x वाला निकाले वो कितना मान आया? 11। अब y देखिए, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इसके अंदर y1 का मान रखेंगे। y1 का मान कितना दिया हुआ है देखिए ऊपर, हाँ 20। और y2 का मान कितना दिया हुआ है? y2 का मान दिया है 16। इसलिए y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 हम मान रखेंगे 20 धन 16 बटे 2। अब 20 और 16 को जोड़ लीजिए, 20 और 16 कितना हो गया? 36। मतलब y बराबर 36 बटे 2। इसलिए 36 बटे 2, अब 36 को 2 से काट देंगे तो कितना का? 18 दूनी 36, इसलिए y बराबर 18। देखिए x का मान कितना आया? 11। y का मान कितना आया? 18। इसलिए हम लास्ट में आंसर क्या लिखे? मध्य बिंदु के निर्देशांक x, मध्य बिंदु के निर्देशांक 11 तथा 18 है। अब मतलब हमने पहले x का मान किए थे x तथा y, इसलिए हम लास्ट में आंसर भी लिखे मध्य बिंदु के निर्देशांक 11 18 है। वही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको मार्किंग कैसे दी गई है, मैं लास्ट में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता रहे मार्किंग कहाँ होती है। पहले आपने मध्य बिंदु का सूत्र लिखे, वहां पे हाफ मार्क मिला आपको। जो चीजें आपने लिखे उसके बाद आपने मान डाला, वहां पर हाफ मार्क लिया। उसके बाद x का मान निकाला, वहां हाफ मार्क, y का मान निकाला, वहां हाफ मार्क। मतलब पहले आपको जो नॉर्मल हमें x1 y1 जो भी लिखते हैं उसके ऊपर मार्किंग होता है। उसके बाद x का मान निकालेंगे उस पर हाफ मार्क, y का मान निकालेंगे उस पर हाफ मार्क, और लास्ट में जो हम उत्तर लिखते हैं सबसे लास्ट की लाइन में उसको हाफ मार्क। इस तरह से 2 मार्क यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 1 मिनट देख लीजिए आप लोग, फिर हम अगले गणित की ओर बढ़ेंगे। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है मार्च 2020 में। एक मिनट आप देख लीजिए। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 चौथा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे पहले पार्ट पर आधारित क्वेश्चन है। समरूपता जो है उसमें आपको समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो प्रमेय है वो पता होना चाहिए, उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, देखिए आपको दिया है त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, और ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। और PQR का क्षेत्रफल भी दिया है 121 सेंटीमीटर, 121 सेमी वर्ग। आपको देखो दोनों का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। अगर BC बराबर 6.3, BC बराबर 6.3 हो तो QR का मान ज्ञात करो। देखिए हमने अभी लास्ट टाइम भी देखे थे, जब भी आपको 2 त्रिभुज समरूप दिए हो और कोई एक भुजा दी हो, ध्यान रखिए 2 त्रिभुज समरूप दिए है और दोनों त्रिभुज में से किसी एक भुजा का मान दिया है और आपको दूसरी भुजा का मान निकालना है, तो आपको समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा। और ये एकदम आसान है, हमने पहले भी देखा था, हमने पहले लेक्चर में ये लिखा के भी दिया था मैंने आपको कि जो भी त्रिभुज है उनकी भुजाओं का वर्ग करना है। आपको ज्यादा इसमें दिमाग यूज नहीं करना है, सिर्फ भुजाओं का वर्ग करना है, उसका अनुपात देना है।
लेकिन वो भुजाएं बरोबर आपको मिलनी चाहिए। जैसे ए बी सी पी क्यू आर, आप ए बी ले रहे तो इधर पी क्यू लीजिए, उधर बी सी ले रहे तो उधर क्यू आर लीजिए, इधर ए सी ले रहे तो इधर पी आर लीजिए। वो ऑर्डर आप ध्यान में रखिए, आप वहां पर अगर गलती करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए ऑर्डर ध्यान में रखना। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बीसी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। देखिए मैंने यहाँ पे बीसी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग क्यों लिखा है, ये आपको थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि हमने बीसी भी क्यों लिया। बीसी इसलिए लिया हमने क्योंकि बीसी का मान दिया हुआ है 6.3। अगर यहाँ पे बीसी का मान दिया नहीं होता, ए बी का मान दिया होता तो हम ए बी को लिखते यहाँ पे। देखिए तीन भुजाएं रहती ए बी बी सी ए सी, लेकिन देखिए हमने यहाँ पे बी सी लिखा। हमने बी सी क्यों लिखा, उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको बी सी का मान दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने बी सी लिखा। अब यहाँ बी सी लेंगे तो इधर क्या लेंगे क्यू आर, देखो ए बी सी पी क्यू आर, बी सी तो नीचे उसके साथ में कौन सा आएगा संगत क्यू आर, इसलिए हम लिखेंगे बीसी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। कारण क्या रहेंगे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय। पार्ट एक समरूपता में हमने यह पढ़ा है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का प्रमेय। अब यहाँ पे आपको आधा मार्क लिखता है, अब आपको मान रखना है। देखिए आपको सूत्र मिल गया, अब सीधा मान रखना है। चार चीजों में से तीन चीज आपके पास रेडीमेड है, आपको चौथी चीज सिर्फ कैलकुलेशन करके हल करनी मान रखने पर। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है 81, हमने 81 लिखा। उसके नीचे पी क्यू आर का मान कितना दिया है 121, तो हमने 121 लिखा बराबर बीसी का मान कितना दिया है, देखिए बीसी का मान दिया है 6.3, तो हमने 6.3 लिखा, 6.3 का वर्ग। और हमको क्या निकालना है क्यू आर बटे क्यू आर का वर्ग, क्यू आर का वर्ग जैसा कि वैसा, क्योंकि हमको उससे निकालना है। अब क्या करेंगे हम, अब सब तरफ देखिए आपको 81 दिख रहा, 121 दिख रहा, 6.3 का वर्ग दिख रहा, क्यू आर का वर्ग दिख रहा। अब हम यहाँ पे वर्गमूल ले सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल लेने पर हमारा गणित थोड़ा सरल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग दिया है, हमको तो मान क्यू आर का निकालना है, तो वर्ग क्यों निकाले, हम उसका वर्गमूल ले लेंगे। इसलिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर अब 81 का वर्गमूल लेने पर कितना आ जाएगा आंसर 9, क्योंकि 9 81। उसके बाद 121 किसका वर्गमूल आ जाएगा 11, क्योंकि 11 का वर्ग कितना होता है 121 बराबर 6.3 का वर्ग इसमें से कट जाएगा क्योंकि हमने वर्गमूल लिए। यहाँ पे 6.3 रह जाएगा बटे क्यू आर, और क्यू आर का मान आपको निकालना। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए 81 अपॉन 121 इज इक्वल टू 6.2 का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। वर्गमूल लेने पर क्या होगा, 81 के जगह पे 9 बटे 11 बराबर 6.2 का वर्ग मूल लिए तो 6.3 वर्ग, तो हम कट हो जाएगा उसमें वर्ग, तो 6.3 रह जाएगा, और क्यू आर का वर्ग जगह पे क्यू आर। अब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे हम, बराबर का निशान है तो क्यू आर इधर चले जाएगा, क्यू आर बराबर 11 गुना 6.3 बटे 9, इसलिए हम नीचे लिखेंगे क्यू आर बराबर 11 को 6.3 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33, 33 का 3, उसके बाद 3 ऊपर जाएगा, 11 छक 66, 66 और 3 69, 69.3 और नीचे बटे 9, 69.3 बटे 9। अब बाद में क्या करेंगे हम 69.3 को 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देने पर कितने बार जाएगा 9 7 63 63, फिर 6 बचा 0.3, फिर बिंदु की जगह पे बिंदु आएगा और 63 के लिए 9 7 63 7.7 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना आएगा हमारा 7.7 सेंटीमीटर। लास्ट में हम उत्तर लिखेंगे, क्यू आर का मान 7.7 सेमी है। देख लीजिए थोड़ा सा गणित, अगर सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो एकदम आसान होगा, बोर्ड के पेपर में आया हुआ गणित है, मार्च 2020 का क्वेश्चन है, देख लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमको अभी पूरे 10-11 गणित हल करना है। छठवां गणित, यह दूरी के ऊपर आधारित, आपको दूरी के सूत्र का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। दूरी का सूत्र क्या कहता है, जब भी दो बिंदु दी हुई हो आपको x1 y1 x2 y2, तो करनी के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, यह है दूरी का सूत्र। एकदम आसान सूत्र है, इसमें आपको सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको सूत्र याद नहीं तो ये गणित हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीधा पूछा गया है बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु ए बराबर 2 3 तथा बिंदु बी बराबर 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब दो बिंदु दिए हैं, आपको बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यह गणित आपको हो सकता सिर्फ अंक बदला जाएगा, जहाँ 2 और 3 है उसकी जगह 5 6 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन दूरी का सूत्र बदलने वाला नहीं है। आपको दूरी का सूत्र याद होना चाहिए, तो दुनिया की कोई भी संख्या आपको पूछी जाएगी आप हल कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर 2 3 बी बराबर 4 6, इसको हम x1 y1 के स्वरूप में लिख लेंगे। x1 बराबर 2 y1 बराबर 3, देखिए ए 2 3 है ना, तो x1 बराबर 2 y1 बराबर 3। उसके बाद b 4 1 है, तो x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ठीक है, हमने पहले इसको x1 y1 x2 y2 के मान स्वरूप में लिख लीजिए, क्योंकि हमको जब हम सूत्र लगाएंगे तब हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x1 का मान क्या है x2 का मान क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूरी सूत्र लिखने हैं। दूरी सूत्र से या दूरी सूत्र द्वारा डिस्टेंस ए बी, मतलब ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस ए बी बराबर, देखिए सूत्र है करनी के अंदर, मैंने आपको पहले बताया, यह एक बार और 2 बार रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिए, बहुत आसान सूत्र है। करनी के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, करनी के अंदर। ठीक है, करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, बहुत आसान सूत्र है। अब क्या करेंगे, इसमें हम मान रखेंगे। मान रखिए x2 कितना दिया हुआ है 4, x1 कितना दिया है 2, इसलिए 4 माइनस 2 ब्रैकेट का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग की जगह पे लिखेंगे। y2 का मान कितना दिया है, देखो y2 का मान दिया है 1, y2 का मान दिया है 1 ऋण y1 का मान कितना दिया है 3, 1 ऋण 3 ब्रैकेट बंद का वर्ग। अब इसको हम हल करेंगे। इसे करने के अंदर 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2, 4 माइनस 2 2, 2 का वर्ग धन 1 माइनस 3, देखिए 1 माइनस 3, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर 3 माइनस 1 हो तो 2 आता है, 1 माइनस 3 है, देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही, मान वही रहेगा, सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है। 1 माइनस 3 इतना आंसर आएगा माइनस 2 का वर्ग है। अब हम इसको आगे हल करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2, किसी भी संख्या अगर माइनस हो या प्लस हो उसका वर्ग हमेशा धन होता है, इससे माइनस 2 का वर्ग तो कितना आ जाएगा 4, 4 धन 4, करनी में कितना आएगा 4 धन 4 बराबर 8, करनी में कितना आ गया 8। अब आपको करनी को थोड़ा ब्रेक करना है। अगर आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं, करनी में 8 तक अगर आप आंसर लिखकर छोड़ दे रहे हो तो आपका हाफ मार्क कट हो जाता है, क्योंकि ये लास्ट आंसर नहीं है, आपको छोटे से छोटा आंसर निकाल के देना पड़ता बोर्ड में कि नहीं आपने पूरा हल किया। करनी में 8 को आगे आप हल कर सकते हो, करनी में 8 मतलब करनी के अंदर 8 मतलब 4 गुना 2, अब जो 4 है 4 करनी के अंदर आके करनी के बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, इससे लास्ट में उत्तर क्या आ जाएगा 2 करनी में 2। आपने करनी में 8 को ब्रेक किया और उसको आसान आंसर निकाला 2 करनी में 2। इससे लास्ट में हम लिखेंगे बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी 2 करनी में 2 है। देखिए 1 मिनट देख लीजिए, बहुत आसान गणित है, सूत्र एकदम आसान है, आपको याद करने में बहुत दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए फिर हम अगला गणित की ओर बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे 7वां गणित देखते हैं। देखिए आकृति दी हुई है आपको, दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। भुजा AD समांतर किसके रेख PQ समांतर भुजा BC। देखो तीनों भुजा AD PQ BC तीनों समांतर है, ठीक है। AP बराबर 15, AP का मान कितना दिया है 15, PB का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर तथा QC का मान कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आपको DQ का मान ज्ञात करना है। पहले आकृति समझ लीजिए, क्योंकि अगर आकृति नहीं समझेंगी तो आपको गणित में सूत्र लगा नहीं पाओगे। ये देखिए पहले आपको दिमाग में यह क्लिक होना चाहिए कि ये एक प्रकार की 3 समांतर रेखाएं हैं। एक है AD, देखिए समांतर दिख रही है AD PQ BC, ये 3 समांतर रेखा है और 2 इसके अंदर तिर्यक रेखा है। देखो एक AB और DC, मतलब जब भी 3 समांतर रेखा और उसके ऊपर तिर्यक रेखा होती है तो वहां पे 3 समांतर रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म का इस्तेमाल उपयोग हमको करना पड़ता है। अब हम उसका उपयोग कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप, एकदम आसान है। जहां जहां पर भी ये समांतर जो रेखाएं भुजा जो भी है वहां पे जहां जहां पे बिंदु है उसका हमको अनुपात देना पड़ता है। देखिए 3 समांतर रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से AP बटे PB बराबर DQ बटे QC। देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्या देखिए गुणधर्म 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म से AP बटे PB बराबर DQ बटे QC, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको हाफ मार्क मिल जाएंगे, आपने लिख दिया गुणधर्म। इसके बाद आपको मान रखना है। मान रखने के लिए देखिए आपको ऊपर आकृति में दिया हुआ है और गणित में भी दिया है, मान रखिए। AP कितना दिया है 15, AP के जगह हम 15 लिखेंगे। PB कितना दिया है 12, PB के जगह बराबर DQ का आपका DQ का मान निकालना है। DQ का मान ज्ञात कीजिए, DQ जैसा कि, और QC के जगह कितना दिया है 14। देखिए हमने मान लिख दिया, मैं जूम कर रहा हूँ, देख लीजिए स्टेप। हाँ यहाँ पे देखिए AP बटे PB बराबर DQ बटे QC, मान रख दिए 15 बटे 12 बराबर DQ बटे 14। अब सीधी बात है, बीच बराबर का निशान है, आपको हल करना है पक्षांतर करके। तो DQ बराबर क्या होगा 15 गुना 14 बटे 12। देखिए यहाँ पे कट किया हुआ है, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार पूछ लेना, मैं और बता दूंगा कैसे कटा हुआ है कि कटिंग हुआ। देखिए 15 गुना 14 बटे 12। अभी आपको जो बड़ी संख्या या छोटी संख्या आप जिससे काट सकते काट लीजिए। देखिए यहाँ पे 12 को काटा गया है और 15 को काटा गया है, 3 चौक 12, 3 से काटा गया है पहले 15 और 12 को। 15 को 3 से काटा गया, 3 5 15, देखिए 5 आया। 12 को काटा गया नीचे वाले, तो 3 चौक 12 मतलब 5 बटे 4। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाद में 4 को फिर 2 से काटा गया, 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। अब कोई संख्या कट रही नहीं है, इसलिए हम इसको गुना करेंगे। 5 गुना 7 बटे 2 मतलब 7 5 35, 7 5 35, 35 बटे 2। अब 35 को 2 से भाग करेंगे तो लास्ट में हमारा उत्तर निकलेगा 17.5 सेमी। इसलिए हम उत्तर लिखेंगे DQ का मान 17.5 सेमी है। देख लो एक बार फिर से यहाँ पे कैसा कैसा हल किया गया है। देखिए कैसे प्रकार से हल किया गया है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। ये भी हमने कुछ में से जो जुलाई अगस्त का जो पेपर आता है सप्लीमेंट का, उसमें के भी क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर। देख लीजिए 1 मिनट, फिर हम अगले गणित की ओर बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए अगले गणित की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का गणित देखिए। किसी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो एक आयत दिया हुआ है, तो आयत दिया हुआ है ए बी सी डी। उसमें बीसी हमको लंबाई दी है, तो हमने बीसी की जगह लिखा है 35 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, मतलब ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। और आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें विकर्ण क्या है? AC। आपको पता होना चाहिए विकर्ण किसे कहते हैं। विकर्ण जो दो में साइड से काटते हुए चतुर्भुज को जाता है, A से C के तरफ और B से D के तरफ। तो हमको एक ही निकालना, तो AC का मान हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ लीजिए, किसी आयत की लंबाई, यहाँ पे आपको आकृति दी नहीं रहेगी, आपको यहाँ पे आकृति बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आपको आकृति पर भी आधा मार्क दिया जाएगा। देखिए किसी आयत की लंबाई, आपको आयत दिया नहीं है, हमने आकृति बनाई है। यहाँ पर किसी आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको एक अपने मन से एक आयत बनाना पड़ेगा। आपको आयत बनाते आना चाहिए कि आयत में चारों कोण 90 अंश के होते हैं। आपने चारों कोण 90 अंश के बनाइए। उसके बाद लंबाई लीजिए, BC बराबर 35 और चौड़ाई दी है AB बराबर 12। आपको विकर्ण मतलब AC का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको आकृति में आधा मार्क मिलेगा और बाकी मान रखने का। तो हम चलो मानेंगे, माना कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। हमने मान लिया क्योंकि हमको आकृति दी हुई नहीं है। माना चतुर्भुज ABC एक आयत है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आपको पता होना चाहिए ये आयत का गुणधर्म है कि आयत के जो चारों कोण है 90 अंश के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपको हर चीज की जो जानकारी होना चाहिए, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, सबके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको आयत आगे, आयत की जगह वर्ग आ गया, वर्ग की जगह समलंब चतुर्भुज आ गया, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी, कि भाई किस चतुर्भुज में कौन सी भुजा समान रहती, किस चतुर्भुज में कितने कोण 90 अंश के होते, किस चतुर्भुज में और कौन सी भुजा समांतर होती, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम देखेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आयत दिया है, आयत के अंदर चारों कोण 90 अंश के होते हैं, मतलब प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसलिए कोण ABC बराबर भी कितना हो जाएगा? 90 अंश का। देखो हमने ABC बराबर 90 अंश का लिखा है। अब देखिए आपको, अब आपको फिर से बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर आपको गणित एकदम समझ में आ गया कि अब त्रिभुज आपको मिल गया, एक 90 अंश का कोण भी मिल गया, दो भुजा भी दी हुई है, तीसरी भुजा निकालना एकदम आसान बात। पाइथागोरस का प्रमेय हमको लगाना है, आपको सीधा दिमाग में आ जाएगा। चलिए अब गणित आसान हो गया। अभी तक आपको लग रहा था कुछ गणित क्या है, कहाँ से कहाँ, लेकिन हमने आकृति बनाई। आकृति बनाने के बाद हमने 90 अंश का कोण भी पकड़ लिया कि चलिए भाई आयत में 90 अंश का कोण चारों होते हैं। अब हम इसके अंदर AC का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ABC त्रिभुज ABC अब समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज होने के बाद हम सबसे पहले दो भुजा दी है, तीसरी भुजा निकालना है, तो फटाक से हमारे को पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो इसलिए कर्ण क्या है इसके अंदर? AC, क्योंकि 90 अंश B के सामने की भुजा है, कितना हो गया? AC हो गया कर्ण। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब इसमें हम मान रखेंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB कितना दिया हुआ है? 12। AB का वर्ग की जगह पे हम लिखेंगे 12 का वर्ग। BC का मान कितना दिया? 35 का वर्ग। अब हम इसको दोनों का वर्ग निकालेंगे। 12 का वर्ग आ गया 144 प्लस 35 का 1225। बाद में हम इन दोनों को जोड़ेंगे, सीधा सीधा जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाता? 1369।
और 1369 आने के बाद AC का वर्ग आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वर्गमूल लेंगे, क्योंकि हमको AC विकर्ण का मान निकालना है, और विकर्ण का मान निकालने के लिए हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। इसका वर्गमूल लेने पर AC बराबर 37 सेंटीमीटर। इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे आयत के विकर्ण की लंबाई 37 सेंटीमीटर है। आपको जो पूछा गया है कि आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो हमने यहाँ पे आयत के विकर्ण की लंबाई 37 सेंटीमीटर निकाली। देख लीजिए एक बार, शॉर्ट में मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो हमने आयत निकाला है। आयत के अंदर चारों कोण 90 अंश के होते हैं। हमने इसके अंदर एक कोण 90 अंश का है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। पाइथागोरस प्रमेय उपयोग करने के बाद हमने मान रखा, और मान रखने के बाद हमने AC का मान निकाला, क्योंकि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग हमने पाइथागोरस प्रमेय में लगाया। उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया और लास्ट में हमको जो आंसर मिला वर्गमूल लेने पे 37 सेंटीमीटर। देख लीजिए एक बार 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए अगला गणित देखते हैं। अब अगला गणित देखिए, एक वृत्त दिया हुआ है, इसके अंदर दो रेखा दी है, एक है स्पर्श रेखा और एक है छेदन रेखा। आपको स्पर्श रेखा और छेदन रेखा में अंतर पता होना चाहिए। स्पर्श रेखा वो होती है जो वृत्त को स्पर्श करके जाती है, जैसे PQ। PQ देखिए, PQ यहाँ पे स्पर्श करके जा रही है, वृत्त को सिर्फ छू के जा रही है, छू के जाना मतलब स्पर्श करके जाना। और दूसरी है PS। PS क्या है, छेदन रेखा, क्योंकि ये यहाँ पे दो जगह पे छेदन बिंदु है। यहाँ पे ये वृत्त को छेद रही है, एक जगह पे R और एक जगह S, ये दो बिंदु पे वृत्त को छेद रही है, इसलिए PS क्या है, छेदन रेखा। PQ क्या है, स्पर्श रेखा। चलिए अब हम गणित पढ़ते हैं। आकृति में बिंदु Q एक स्पर्श बिंदु है। देखिए Q एक स्पर्श बिंदु है। यदि PQ बराबर 12, PQ का मान दिया है 12, PR का मान दिया है 8, तो आपको PS का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको यहाँ पर स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय ज्ञात होना चाहिए। स्पर्श रेखा छेदन रेखा का जो प्रमेय है उसका उपयोग करके आपको ये गणित हल करना पड़ेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा कौन सी है, छेद। बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते थे, जहाँ स्पर्श रेखा है वहां छेदन रेखा लिखते थे, जहाँ छेदन रेखा है वहां स्पर्श रेखा लिख देते। इसलिए ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा जो स्पर्श करके जाती है जैसे PQ, छेदन रेखा जो छेदते हुए जा रही है मतलब PRS। PRS क्या आ गई, छेदन रेखा। PQ क्या हो गया, स्पर्श रेखा। चलिए अब हम गणित हल करेंगे। किरण PQ वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए PQ क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, तथा रेखा PRS वृत्त की छेदन रेखा है जो R तथा S पर प्रतिच्छेदित करती है। दो बिंदु पर, जैसा हमने कहा अभी, दो PRS दो बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही है, कहाँ पर, R पर और S पर। ये सामान्य जानकारी हमने पहले लिख दी, इसके बाद हम गणित हल करना शुरू करेंगे। इसलिए अब यहाँ पे हम लगाएंगे स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय द्वारा। आपको दोनों चीजें दी हुई है, स्पर्श रेखा भी दी हुई है, दी हुई, इसलिए आप यहाँ पे स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय लगाएंगे। तो स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय कैसे लगता है, देखिए जो स्पर्श रेखा है, याद ध्यान दीजिए मेरी एक लाइन पे, स्पर्श रेखा का वर्ग लेना पड़ेगा आपको। बहुत से बच्चे छेदन रेखा का वर्ग ले लेते, ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा का वर्ग बराबर बाद में जो छेदन रेखा है उसको दो भागों में विभाजित कर दीजिए, मतलब PQ का वर्ग बराबर PR इंटू PS। देखिए
यहाँ पर गलती यह करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए, जब छेदन रेखा का लिखते हैं ना तो पी आर इंटू आर एस लिखते हैं। मैंने बहुत से पेपर चेक किया, बच्चे गलती करते ही है, अच्छे अच्छे बच्चों से गलती हो जाती है घाई घाई में। तो चलो भाई ऐसा हमको सूत्र लेना है, लेकिन आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आके एंड करो। पी क्यू का वर्ग ये हो गया, उसके बाद पी से शुरू कर रहे हैं आप तो पी आर, वापस पी पे आ जाइए इंटू पी एस। समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ? पी क्यू का वर्ग, पी से ही शुरुआत हो रहा, पी से ही एंड होना चाहिए। पी क्यू का वर्ग बराबर यहाँ पे पी आर इंटू, वापस पी पे आ जाओ, पी एस। बहुत से बच्चे लिखते हैं पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर इंटू आर एस, पूरा गणित गलत, 0 मार्क, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, जो छेदन देखा है वो समय पे आपको पी आर इंटू पी एस, पी से ही स्टार्ट कीजिए। याद रखने के लिए एकदम आसान तरीका है, जो बिंदु बाहर का दिया है वहीं से पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर इंटू पी एस। ठीक है, चलिए हमने लिखे स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, प्रमेय। अब इसके अंदर मान रखेंगे, पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर इंटू पी एस। पी क्यू का वर्ग कितना है? 12, हमको 12 दिया है, हम मान रखेंगे। मान रखने पर पी आर कितना दिया हुआ है? 8, हमने 8 लिखे इंटू पी एस कितना दिया है? नहीं, आपको पी एस का मान याद करना है, पी एस जैसा कि वैसा। अब पी एस बराबर क्या होगा? पक्षांतर कर देंगे, इधर 8 गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। अब 12 का वर्ग है, हमने थोड़ा सा इसमें 12 का जो वर्ग है उसको 2 बार में लिख दिए। आप इसको अपनी तरह से 12 का वर्ग लेके 124 लेकर भी हल कर सकते हो। अब जैसे जैसे आपको जो भी विधि ठीक लगे, ये विधि मुझे आसान लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 का वर्ग है, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, 12 गुना 12 कर दिया हमने। तो 12 का वर्ग हम 12 गुना 12 लिख सकते हैं, 12 गुना 12 बटे 8। फिर हम इसको काट देंगे। अब 8 को हमने 2 से 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 2 से 12 को काटे, 2 छंग 12, इसलिए आठ में कितना आंसर आ गया? 6 गुना 3 बराबर 18। पी एस का मान कितना होगा? 18। देखिए एक बार और देख लीजिए कैसा काटा है, 12 गुना 12 बटे 8। हमने पहले एक 12 और 8 को 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर इधर 2 बच गया, 12 को 2 से काटा, फिर 2 एक 2, 2 छंग 12, अब बचा ऊपर 6 और 3, 6 गुना 2, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18। पी एस का मान 18 है। देख लीजिए एक बार, 1 मिनट के लिए। एक मिनट देख लीजिए, अगला गणित अभी हमको 2 गणित और करना है, 9 हुए अभी। ठीक है, चलिए अगला गणित। दसवें नंबर का गणित, ये भी पेपर में आया हुआ है। बी, बी बराबर के ऋण 5 और सी बराबर 1 2। यदि इस रेखा का ढाल 7 हो तो के का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर आपको रेखा का ढाल दिया हुआ है, बहुत से गणित में आपको रेखा का ढाल दिया नहीं रहता, आपको रेखा का ढाल निकालना पड़ता है। यहाँ पर आपको रेखा का ढाल दिया हुआ है कितना? 7, 7 मान दिया है। लेकिन अगर रेखा का ढाल का मान दिया है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेखा के ढाल का सूत्र लगाना ही है, वो लगाने के बाद ही आपका गणित हल होगा। ठीक है, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। बी जो है के और ऋण 5 दिया है, x1 y1 x2 y2 के स्वरूप में हम इसको पहले लिख लेंगे। बी जो दिया है के ऋण 5, तो के कितना हो गया? x1, ऋण 5 हो गया y1। बाद में जो सी दिया है, सी कितना दिया? 1 2, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 2। देख लीजिए एक बार, हमने x1 y1 लिखे और x2 y2 लिख दिए। जब भी रेखा का ढाल, मध्य बिंदु, दूरी, ये प्रकार के गणित 2 से 3, देखिए मध्य बिंदु 1, रेखा का ढाल 2
और जो बाकी चीजें जिसमें मैं जहाँ पे बिंदुओं का मान दिया रहता है वहां पे आपको x1 y1 x2 y2 लिखना ही पड़ता है, उसके बिना आप सूत्र नहीं लगा सकते। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x1 y1 x2 y2। अब रेखा BC का ढाल 7 है, ये दिया हुआ है हमको, रेखा BC का ढाल 7 है। हम रेखा के ढाल का सूत्र लगाएंगे। रेखा BC का ढाल बराबर, आपको ढाल का सूत्र पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रेखा के ढाल का सूत्र क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब रेखा BC का ढाल कितना दिया है, 7, इसलिए हम रेखा BC का ढाल की जगह पे क्या लिखेंगे, 7। 7 बराबर y2 का मान कितना दिया है, देखो y2 का मान दिया है 2 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है 5। अब देखो, अब 2 माइनस आ गए, इसे हम बीच में एक ब्रैकेट ले लेंगे, 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1। x2 का मान कितना दिया है 1, x2 की जगह पे लिखेंगे 1, और x1 का कितना दिया है k, x1 की जगह पे क्या लिखेंगे k। अब देखो हमको ये k का ही मान निकालना है। अब आपके लिए गणित आसान हो गया। अभी आपको पक्षांतर करके कुछ कैलकुलेशन करके आपको k का मान निकालना है। अब आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपने जो बड़ा काम था वो कर लिया, सूत्र लिख दिया, मान भी रख दिया। अब आपको सिर्फ छोटा मोटा माइनर कैलकुलेशन करके k का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम। 7 बराबर 2 ऋण 5, ऋण क्या हो जाएगा, धन, मतलब 2 धन 5 बटे 1 माइनस के, एक ऋण के जैसा कि वैसा रहेगा। फिर 7 बराबर 5 धन 2, 5 धन 2, देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। हाँ, हम यहाँ पे ये मेथड पे चल रहे सबसे लास्ट में। 7 बराबर 2 ऋण 5 बटे 1 माइनस के, 2 ऋण 5 कितना हो गया, धन 2 धन 5 बटे 1 माइनस के। 7 बराबर 2, 5 धन 2 कितना हो जाएगा 7 बटे 1 ऋण के। अब दोनों तरफ से हम पक्षांतर करेंगे, 1 ऋण 7 इधर आ जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा, मतलब 7 गुना 1 ऋण के बराबर 7। हमने पक्षांतर किया। अब 1 ऋण के जैसा कि वैसा, इधर का 7 पक्षांतर होकर उधर जाके हो जाएगा, इधर गुना तो जाके हो जाएगा भाग, मतलब 1 ऋण के बराबर 7 बटे 7। 1 ऋण के बराबर 7 बटे 7, 7 और 7 कट जाएंगे दोनों आपस में, वहां पे आंसर कितना आ जाएगा 1। 1 ऋण के बराबर 1। अब 1 ऋण के बराबर 1 तो के उधर चले जाएगा तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0। के का मान कितना आ गया इसके अंदर, 0। देख लो एक बार, कभी गणित को पेपर में पूछा गया है, गणित एकदम आसान गणित है, के का मान कहीं ना कहीं आपको मिलता ही है निकालने के लिए। देखिए, हेलो सर। हेलो, हाँ सर, समय हो गया है। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा के लिए पता नहीं चलता ना एक्चुअली इसमें। हाँ ठीक है, बोलो। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो पूछ सकते हो आप। हाँ, ये कंप्लीट हो गया सर आपका। हाँ सर, हाँ ये सर एक्चुअली एक बाकी था मेरा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। 11 तो टोटल 11 प्रॉब्लम दिया था मैंने। हाँ हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। वही ना। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। माइक ऑन कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। सर ये रेखा का ढाल सर कट है ना? हेलो सर। हेलो। सर ये रेखा का ढाल कट है ना? हाँ, एक मिनट है सर। हाँ, दुबे सर माइक ऑन कीजिए आपका। दुबे सर।
जी हाँ सर। हाँ 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 बच्चों पूछो, अपना माइक ऑन करो और पूछो। सर ये रेखा का ढाल कट है ना? रेखा का ढाल बेटा उसके अंदर जो मान निकालना था ना, वो 2 मान वो कट किया गया, उसमें सिंगल मान जो रहता है ना वो है उसके अंदर, वो सिंगल मान जो रहता है। ठीक है सर। हाँ वो मैं आपको बता दूंगा एक उसमें, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर। सर हेलो, करने वाला समझ में नहीं आया। बेटा हाँ हाँ पूछो बेटा। सर मुझे करने वाला समझ में नहीं आया। ठीक है 1 सेकंड, मुझे वो स्क्रीन शेयर। ऊपर जो नहीं तो फिर खेल। हाँ कौन सा नंबर का गणित है बेटा बोला, करने वाला बोलो, लास्ट वाला। ये करने वाला देखो स्क्रीन पे। हाँ सर, हाँ यही। अरे बेटा एकदम आसान है, इसमें आपको दूरी का सूत्र लगाना है, जो आपने 9वीं में भी पढ़े, 9वीं में भी दूरी का सूत्र रहता है। 2 बिंदु दिए रहते हैं ए और बी, x1 y1 x2 y2, आपको 2 बिंदु के बीच में दूरी हेलो ज्ञात करना टीचर। पड़ता है। हेलो टीचर ये माइनस जो आया है -2, वो 4 ऐसे डायरेक्ट लिखे आपने, माइनस से कैसे कट किए? ये 1-3 है ना, 1-3 है, देखो हाँ। ये 1-3 का वर्ग, 1-3 बोले तो -2 आ गया। अब -2 का वर्ग निकालेंगे तो 4 आएगा, देखो इसके जूम कर रहा हूँ मैं, देखो ये स्टेप ना बेटा, देख हाँ समझ में आया। एक में हाँ से सर। 3 घटा, एक में से 3 घटा है तो -2 बचा। अब जब हम किसी भी संख्या का वर्ग लेते हैं तो वर्ग होने के बाद वो धन हो जाता है। -2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, देखो 4 धन 4 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। हम अब 8 को हमने करनी में से ब्रेक किया, तो 8 के बाद करनी के अंदर 4 गुना 2, अब ये 4 वर्गमूल के बाहर आके कितना हो जाएगा 2, इसे लास्ट का आंसर आएगा 2 करनी में 2, देख लो। टीचर 7वां नंबर क्वेश्चन भी इधर सॉल्व करा दीजिए ना। 7वां, हाँ 7वां बेटा बताया था ना, इसमें देखो आपको 3 समांतर रेखा दिए रहती है ना, उसका जो गुणधर्म का उपयोग करना है, आपको आकृति दी हुई रहेंगी। इसमें देखो, ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ध्यान दो, इसमें आपको AP बटे PB बराबर DQ बटे QC, ये आपको याद रखना है। 3 समांतर रेखाएं तथा उसकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म, ठीक है। इसमें देखो आपको 3 मान दिए रहेंगे, देखो जैसे यहाँ पे AP का मान दिया है 15, PB का 12, QC का 14 और DQ निकालना, आपको 3 मान दिए रहेंगे। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, समांतर रेखा का सूत्र, AP बटे PB बराबर DQ बटे टीचर QC। वो कट किए ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन से अंक से आपने कट किया है। अच्छा हाँ ये, हाँ चलो देखो, हाँ देखो यहाँ अब देखो 15 15 गुने गुना, 14। हाँ देखो, हाँ चलो चलो देखो 1 सेकंड, 15 गुना 14 बटे 12, सुनो यार, आवाज आ रही ना मेरी, देखो 15 गुना 14 बटे 12, ऐसा लिखा था, सबसे पहले 15 और 12 को कट किया गया है, इसको 14 जैसा कि वैसा है, 14 को मैंने हाथ नहीं लगाया, 15 और 12 को किससे कट किया, 3 से कट किया, देखो 3 चौक 12, 3 5 15, समझ में आया। हाँ टीचर। हाँ हाँ फिर अब ये टीचर। जैसा कि वैसा लिख दिया गया है, 5 जैसा कि वैसा, नीचे 4 जैसा कि वैसा, बाद में मैंने एक बार में पूरा नहीं काटा थे, 2-3 स्टेप में काटा ताकि आपको समझ में आए। 5 गुना 14 बटे 4, अब ये 14 और 4 को काटा गया, 14 और 4 कैसे कटा, 2 से, 2 दूनी 4 और 2 साती 14, ठीक है। हाँ और अब देखो 2 दूनी 4, 2 साती 14, अब ऊपर क्या होगा 7 गुना 5, 7 5 35, 35 बटे 2, और 35 को 2 से भाग दिए तो 17.5 सेंटीमीटर, देखो समझ में आया। टीचर ये पॉइंट में कैसा आंसर आया? ये बेटा 17। 35 को 2 से भाग करो ना बेटा, तुम अपनी बुक लो, 35 को 2 से भाग करो, 35 को 2 से भाग करेंगे तो पूरा भाग जाता, क्या पॉइंट में आंसर आता ना, 75 35 डिवाइडेड बाय 2, 35 को 2 से भाग करें। हाँ टीचर समझ में आ गया। हाँ टीचर अब पहला भी सॉल्व करा दीजिए ना।
फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट देखो समानुपात का जो प्रमेय है उसका उपयोग करना है यहाँ पे। समानुपात का प्रमेय देखो ये आकृति दी हुई है, जैसा हमने देखा इसमें से 3 मान आपको दिए रहेंगे, इसमें से an, nr, pm और mq। इसमें देखो आपको pn का मान ज्ञात करना है। ये चारों में से कोई भी एक मान आपको पूछा जाएगा और 3 मान दिए रहेंगे। आपको यहाँ पे समानुपात का जो मूलभूत प्रमेय उसका उपयोग करके यहाँ पे हल करना पड़ेगा। जब दो रेखा समांतर दी रही थी तब समानुपात का प्रमेय का उपयोग होता है। pn बटे nr बराबर pm बटे mq। हमने लिखे यहाँ पे देखो pn बटे mr बराबर pm बटे mq। मान रखे हमने pn बटे 8 बराबर 15 बटे 10। फिर इसको हल करें, देखो pn बटे 8 बराबर 15 बटे 10। अब 15 और 10 को काट दिए, देखिए ये साइड को काट दिया गया है। 15 और 10 को हमने काट दिया, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया 3 बटे 2। इसके बाद इसको पक्षांतर करें, 2 pn बराबर 8 गुना 3, 2 pn इधर चला जाएगा और 8 गुना 3 और 8 तिया कितना होता है 24, 8 तिया 24, 2 pn बराबर 24। अब pn बराबर 2 इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, इधर गुना है तो इधर जाके पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा भाग, 24 बटे 2। इसलिए pn का मान कितना आ जाएगा 12। pn का मान कितना आ जाएगा 12। देख लो, समझा? हाँ टीचर समझ में आ हाँ, गया। एकदम आता है बेटा। तुम सूत्र लिख के रखो, मैं बोल रहा हूँ इसमें बहुत आसानी जाएंगे। आपको एक पेज पे सूत्र लिख के रखो घर पे और उसको रीड करते रहा करो। छोटे छोटे सूत्र है, आपको 10-12 मार्क के लिए आसानी से आएंगे। बहुत छोटे सूत्र है, समानुपात मैम। का, मध्य हाँ। बिंदु का, रेखा के ढाल का, ये सब चीजें। ठीक है? हाँ हाँ धन्यवाद हाँ, सर जी। बच्चों की सारी शंकाएं आपने क्लियर किया। हाँ सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। ओके ओके सर जी, थैंक यू।